नमस्कार, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहने वाली है यह कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए रहने वाली है। कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के जो छात्र हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी हो जाइए तैयार इस क्लास को पढ़ने के लिए और एकाग्र होकर बैठ जाइए। हम इसमें देखने वाले हैं जो भी आपके भूगोल सब्जेक्ट में या भूगोल पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ में आपके चाहे वस्तुनिष्ठ हो गए, बहुविकल्पीय हो गए, चाहे आपका खाली स्थान हो गया, चाहे आपका सत्य असत्य हो गया, या सही जोड़ियां हो गए, या फिर एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर हो गया, उन सबको आज हम देखने वाले हैं। ये जो वीडियो रहने वाली है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर रहने वाली है। प्रीवियस ईयर यानी कि पुराने पेपर जो आए हुए रहते हैं आपके, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हुआ। इन सभी को आप बच्चे बैठकर एकदम से ध्यान से देख लीजिए। इससे आपका ये रहेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको सीधे के सीधे आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जो रहेगा आपका भारत भूगोल, सॉरी माफ करना, भूगोल विषय से, जिसमें आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो देखेंगे आपका ये जो रहने वाला है भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न और आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, चलिए। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि भाई आपको, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें। यह वीडियो आपके मैप का रहने वाला है, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण मैप को इसमें समझाया हुआ है। इंपोर्टेंट्स मैप की एक क्लास है जो आपके यूट्यूब पर पहले से डल चुकी है। आप वहां जाइए और पहले इसको देखिए, फिर उसके बाद आप चाहें तो आप इसके बाद ये वाली वीडियो देख सकते हो। इससे क्या रहेगा, आपका मैप की क्लास जो रहने वाली है, मैप के जो आपके आने वाले जो पॉइंट रहते हैं वो मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप जाकर वहां पर इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। तो अब आएगी आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे वस्तुनिष्ठ के, 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे खाली स्थान, 10 से 12 रहेंगे आपके सही जोड़ियों के। तो इनको हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अब महाद्वीप की बात की जा रही है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल जाती है हमको, या कौन सी जनसंख्या, कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या हमें निवास करने को, सॉरी वृद्धि करने को मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। हम सब जानते हैं कि भाई सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिल जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक निवास करती है जनसंख्या, जिसमें आपका भारत और चाइना जैसे बहु संख्या में लोग बाग यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरा देखेंगे जरा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक विद्वान द्वारा दी गई है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाता है आपके ऑब्जेक्ट टाइप में, जो आपका भूगोल का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन होता है। भूगोल में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है कि बताएं भाई मानव भूगोल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा यह इसकी अवधारणा दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, आगे आएंगे। तो अगला रहेगा आपका, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। अब देखिए जरा, सोवियत संघ की बात की जा रही कि सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि है इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो हम सब जानते हैं इसे नाम दिया गया है कोलह खोज। क्या ना कहा जाता है इसको? कोलख खोज के नाम से इसे, होज के नाम से इसे जाना जाता है। तो कोलख खोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलख खोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा इसका? तो कोलख खोज इसका सही जवाब। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। अब एकल कृषि से तात्पर्य क्या होता है, जरा इस चीज को समझ लीजिए। एकल कृषि से मतलब होता है कि केवल एक बार ही जो बोई जाए, या हम बात करें कि एक ही खेत में एक ही कृषि को लगाया जाता है। तो इसमें से कौन सी कृषि है जो एकल कृषि के रूप में नहीं जानी जाती है। तो हम सब जानते हैं भाई कि इसमें नाम दिया गया है कि एकल कृषि के तौर पर हम केवल और केवल मिश्रित कृषि को देखेंगे। मिश्रित कृषि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या रहता है, मिक्स कृषि की जाती है, मतलब कि एक से अधिक कृषि को या एक से अधिक फसलों को हम एक बार में ही उगा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मिश्रित कृषि हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, अगला देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है। इससे लगभग आपका क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं, जो लगभग 95% तक चला जाता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका हमें राइट आंसर बताना है कि रुको और जाओ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये रहेंगे ग्रिफिथ टेलर, इनके द्वारा इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर। चलिए ये इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने दिया था निश्चयवाद संकल्पना, रुको और जाओ संकल्पना के अनुसार इसमें प्रतिपादन किया गया था। अब अगला देखेंगे, छठवें नंबर पे आएंगे हम। तो छठवें नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रालेखिक प्राचीन नगरीय बस्ती रही है, यानी प्रालेखित प्राचीन नगरीय बस्ती की बात की जा रही है कि भाई प्रालेखित नगरीय बस्ती किस जगह पर हमें देखने को मिली हुई है। तो इसका आंसर हम सब जानते हैं कि भाई इनमें जो सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी बस्ती हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाली बस्ती इसमें हमें देखने को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिंधु घाटी, यानी कि भाई हमें सबसे पुरानी और प्रादेशिक प्रालेखित प्राचीन नगरीय बस्ती सिंधु घाटी में हमें देखने को मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। अब विश्व व्यापार की बात की गई कि भाई विश्व व्यापार सर्वाधिक कौन से महाद्वीप में हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर रहेगा यूरोप में मिलेगा हमको। कहाँ मिल जाएगा, यूरोप में आपका विश्व व्यापार का सर्वाधिक हमें प्रवाह देखने को मिलता है। सर्वाधिक सारे देश मिलकर सर्वाधिक जहां से व्यापार करते हैं तो वो यूरोप महाद्वीप हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। अब देखो जरा इसको, क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे ठीक से पढ़ लीजिए। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप। यहाँ देखो परिमाण और उच्च स्तर की बात की जा रही, उच्च परिमाण और उच्च स्तर की बात की जा रही। तो उच्च परिमाण और उच्च स्तर हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे, या हम बात करें कि किस जगह पर देखने को मिल जाएंगे, तो हम सब जानते हैं कि भाई हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे, पंचम क्रियाकलापों में, क्योंकि इसी में आपके वह लोग काम करते हैं जो पूर्ण रूप से किसी भी काम को करने के लिए निपुण हो जाते हैं, यानी कि इसमें एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, यानी कि जिनमें उच्च परिमाण होता है, उच्च स्तर वाले लोग या बुद्धिमत्ता वाले लोग ही इसमें काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। तो आठवां भी आपका ऑब्जेक्ट ये सही रहा, पंचम क्रियाकलाप। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। अब देखो जरा क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में, किसकी बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं के लिए उत्पादन करता है। हम बात करें कि वो उसका स्वयं का मालिक होता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका चला जाएगा पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद में वह स्वयं की पूंजी लगाता है और उत्पाद पर स्वयं का अधिकार रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर है इसका पूंजीवाद। अगला देखिए जरा, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन रहता है वो ये हो जाता है कि भाई ये जो खट्टे रसदार फल जो उगाए जाते हैं या फिर कहाँ उगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि में। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि में हम देखेंगे तो खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। अगला देखेंगे, 10 हो चुके हैं हमारे, हाँ लगभग 10 ही ऑब्जेक्ट लेके आए थे। 10 ऑब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक आ जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए रिक्त स्थान की यदि मैं बात करूं कि रिक्त स्थान जो रहने वाले होते हैं ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने वाले माने जाते हैं, लेकिन आज आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हो लगभग मैं ऐसी आशा करूंगा कि इन्हीं में से आपको कहीं ना कहीं आपको इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है पर थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को जरूर मिल जाएगा। ये पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी बेस पर आ सकते हैं, इसी बेस पर ये नहीं आएंगे भले, पर इसके बेस पर जरूर आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम, रहेगा आपका पहला क्वेश्चन देखिए, सन 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितने करोड़ थी। तो इसका राइट आंसर हम सब जानते हैं कि जो सन 2011 हुआ करता था इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 121 करोड़। कितनी हो जाएगी, 121 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी, 121 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी। ठीक है, इसका राइट आंसर 121 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य, किसके मध्य, क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, मानव, क्या आ जाएगा भाई, इससे हम देखेंगे कि मानव के बीच, यह आपकी परिभाषा है, यह आपकी फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा है, जिसमें
कहा जाता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर मानव हो जाएगा। अगला देखेंगे, मानव विकास की अवधारणा ब्लैंक विद्वान द्वारा की या ब्लैंक विद्वान की देन है, यानी कि हमें इसमें भरना है कि भाई कौन से विद्वान द्वारा मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर डॉक्टर महबूब उल हक। अगला रहेगा, फूलों की कृषि ब्लैंक कहलाती है। अब देखो फूलों की कृषि के बारे में इसका साइंटिफिक नाम पूछा गया है कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो बताइए। तो फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाएगा? तो फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर्स को कहा जाता है। ठीक है, पुष्पोत्पादन भी इसको कहा जाता है। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो कभी कभी इसको पूछा जाए तो पुष्पोत्पादन भी इसमें लिख सकते हैं कि पुष्पोत्पादन इसका दूसरा नाम हो जाता है। ये हिंदी में हो जाएगा, ये आपका रहेगा, आपका साइंटिफिक नाम हो जाएगा। तो फ्लोरिकल्चर है, पुष्पोत्पादन यह कहलाती है। अगला रहेगा, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण ब्लैंक देश में किया गया था। मतलब कि कौन सा देश है जिसमें जो सहकारी कृषि था इसका सफल परीक्षण कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। आंसर क्या रहेगा इसका? डेनमार्क। इसका आंसर लिखेंगे हम कि भाई डेनमार्क में यह परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। डेनमार्क राइट आंसर। अगला रहेगा, भारत में विशालतम भाषाई समूह ब्लैंक कहलाते हैं, यानी खाली स्थान कहलाते हैं। जो भारत में बहुत ज्यादा भाषाओं के जो समूह होते हैं इन्हें हम क्या कहा जाता है? तो हम बोलते हैं ना भारतीय आर्य। क्या कहा जाता है इनको? भारतीय आर्य कहा जाता है इनको, क्योंकि आर्यों से ही कई सारी भाषाओं के समूह निकल के आए थे भारत में। भारत में जो बात की जाए कि भारत में कई सारे ऐसे लोग थे, कई सारे ऐसे भाषाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति थे जो भारतीय आर्यों से ही अलग अलग भिन्न हुए। देखिए जरा एक चीज समझ लीजिए, भारत आज से लगभग आपका लगभग 2000 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो उस समय केवल और केवल आर्य भारत में निवास करते थे। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, चारागाह की खोज में आए थे और उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। जब वह भारत में आए तो वह सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करने लगे। अब सप्त सैंधव प्रदेश में जैसे निवास किए तो वहां पर कहते हैं कबीलों में आए थे, समूह में आए थे, ग्रुप में बटे हुए थे, छोटे छोटे कबीले थे। अब अपनी अपनी जगह पे क्या कर गए? बस गए। अब लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी जो इच्छा थी या हम बात करें इनकी साम्राज्य विस्तार की नीति थी या महत्वाकांक्षाएं थी वो बढ़ने लग गई और इन्होंने एक दूसरे के कबीलों पर अधिकार करना चालू कर दिया। और जब अधिकार करना चालू किया तो भाषा का क्या हुआ? मिश्रण हो गया। और भाषा का जब मिश्रण हुआ तो जो मूल भाषा थी वो परिवर्तित होकर कुछ भिन्न भाषाओं में बदली और ऐसे ऐसे करते करते कई सारी भाषाओं में वह बदल गई, जिसे आज हम बोलते हैं आर्यवर्त भाषाओं का मिश्रीकरण। या हम बोलते हैं कि भारत में जितनी भी भाषाएं हमें देखने को मिलती है वो इंडो शैली की हम बात करें कि आर्यवर्त शैली की कई सारी विभिन्न भाषाएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत में विशालतम भाषाई समूह जो आज देखने को मिलता है वो हमें मिल जाता है भारतीय आर्य समूह का देखने को मिल जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे रहेंगे आपके पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 1 देख चुके हैं जिनमें हमने 6 खाली स्थान देख लिए। अब 6 खाली स्थान और देखेंगे। जो 6 खाली स्थान होने वाले हैं ये आपके ये भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम देखेंगे, वृद्ध जनसंख्या ब्लैंक वर्ष में अधिक आयु वाली होती है, यानी कि ऐसी जनसंख्या जो वृद्ध जनसंख्या है वो कौन से वर्ष में अधिक आयु वाली हो जाती है? तो हम बात करेंगे 60 साल बाद हम जो देखते हैं वो वृद्ध अवस्था में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक आयु वाली होती है। वृद्ध जनसंख्या किसे कहा जाता है? जो 60 साल से अधिक होते हैं उन्हें हम वृद्ध लोग घोषित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान में अधिकांश गांव ब्लैंक प्रकार के होते हैं, यानी गंगा का मैदान की बात की जा रही है कि गंगा का जो मैदान है उसमें गांव किस प्रकार के पाए जाते हैं? ज्यादातर जो गांव हैं वो किस प्रकार के देखने को मिल जाते हैं? तो हम सब जानते हैं कि भाई जो गुच्छित गांव है या गुच्छित बस्तियां हैं, गुच्छित प्रकार है, उस प्रकार के हमें देखने को मिल जाते हैं। गुच्छित, गुच्छित बस्तियां गुच्छित प्रकार के हमें देखने को मिल जाते हैं। ये बस्तियों के प्रकार रहते हैं जिसमें हमने गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और आपके विशालतम गांव में पढ़ा हुआ था। अगला रहेगा, चाय सर्वाधिक
ब्लैंक राज्य में पाई जाती है। तो इसका सब लोग जानते हैं, बताया हुआ है, जो हमारे पढ़े हुए विद्यार्थी रहेंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि चाय कौन से राज्य में सर्वाधिक होती है। उसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। कौन से राज्य में हो जाएगा? असम राज्य में पाई जाती है। असम के सिलचर डिगबोई वाले एरिया में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है या सर्वाधिक चाय उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य कौन है? अब देखो जरा, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही सटीकता से पढ़ना है कि पूछा गया है भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। पहले की यदि बात करी जाए तो पहला तो कौन सा रहेगा? चीनी का उत्पादन राज्य हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? देखो चीनी की बात की जा रही है इसमें, चीनी की ही, तो चीनी की बात करी जाए तो इसमें यदि बात करी जाए कि भाई चीनी सर्वाधिक कहाँ होती है, तो चीनी सर्वाधिक होती थी आपकी महाराष्ट्र में। और दूसरे भी नंबर पे यदि कोई आएगा तो दूसरे नंबर पे आज हो चुका है आपका फिर से महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार यूपी प्रथम पर पहुंच गया है। यूपी पहुंच गया है प्रथम पर, दूसरे पे आ गया, अब महाराष्ट्र आ गया। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन कब किया गया था? विश्व जो का गठन ने किया था, सॉरी माफ कीजिए, काल मतलब किसने, संस्था की बात की जा रही है कि कौन सी संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन किया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, या हम बात करें इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। इसका से हम यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा है, विकसित जो देश हैं उनकी जीवन प्रत्याशा कैसी होती है? निम्न होती है या उच्च होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च, क्योंकि भाई विकसित देश हैं तो उच्च होती है। कैसी होती है? उच्च हो जाती है, मतलब कि वो जो जीने की शैली होती है, जो उनकी फैसिलिटी होती है, जो उनका दिनचर्या का काम होता है, वो ज्यादातर हाई लेवल का रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च हो जाएगा। आगे देखिए जरा, अब आइए जरा सही जोड़ियों को मिलाइए। हम मिलाएंगे अब सही जोड़ियों के, मैचिंग को देख लेते। मैचिंग क्या रहने वाली? तो मैचिंग में आपका आ से हमें बा को इसको क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पर जो दिया गया है कि भाई सांस्कृतिक नगर कौन सा कहलाएगा इनमें से, निम्न में से कौन सा रहेगा सांस्कृतिक नगर? तो ऐसा नगर जहां पर क्या हो, धर्म, संस्कृति, सामाजिक और ज्यादातर चीजों को धर्म के अनुसार लिया गया हो, संस्कृति के अनुसार लिया गया, तो ऐसे नगर की खोज करनी है। तो इसमें एकमात्र दिख रहा है जिसका नाम है वाराणसी। तो ऑप्शन ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी, यानी कि ये आपका आ हो जाएगा। यानी यदि हम चाहें तो इसको हम सीधा ऐसा मिलान भी कर सकते हैं। देखिए आपको ऐसा मिलाना नहीं है वहां पर, ये चीज समझ लेना। वहां पर आपको जो फाइनल आंसर लिखने होते हैं वो इनके केवल नाम लिख देने होते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए मिला रहा हूँ ताकि आपको और भी सटीक जानकारी मिल सके, आपको स्पष्ट हो सके कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए जरा दूसरा, इसका देखिए जरा, दूसरे में कहा गया कि कहवा। अब कहवा की बात करी गई कि भाई कहवा है क्या, एक चीज प्रकार का, या क्या किसे कहा जाता है कहवा को। लेकिन कहवा से पहले अपन पढ़ेंगे उसके नीचे वाला। नीचे लिखा गया है कि भाई कहवा से पहले लिखा गया है कि भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर यानी सा का राइट आंसर हो जाएगा, उसी के सामने लगा हुआ है 1881, और इसका हो जाएगा राइट आंसर सा हो जाएगा। इस पर हम आने वाले, थोड़ा सा रुक जाइए, हम इसलिए ताकि आपको ऑप्शन काटना सिखा दें। तो इसका हो जाएगा ये आंसर, यानी कि जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में। एक चीज समझ लीजिए, 1881 में जरूर हुई थी। एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस चीज को, तो कि सफल जनगणना है ये। कैसी जनगणना? सफल। पर असफल की यदि मैं बात करूं, असफल असफल जनगणना हुई थी सन 1871 में, सॉरी 72 में, 1872 में ये जनगणना असफल थी, सफल नहीं थी। तो सफल पूछा जाए तो 1881, असफल पूछा जाए तो 1872, ये पहले जनगणना हो चुकी थी। चलिए आइए जरा अगला देखें, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब भारत का जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दा। तो इसका दा चला गया, यानी कि भारत का जनघनत्व आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे जरा, अब इसका रहेगा कौन सा आपका, कि खनन नगर कौन सा है? कौन सा कहा गया इसमें? खनन नगर कौन सा है? तो खनन यानी होता है उत्खनन, किसी चीज को जमीन से निकालना। और हम सब जानते हैं झरिया से कोयले को निकाला जाता है। झरिया एक जगह है, वो वाला झरिया नहीं, करछी वाला, कि पूड़ी निकाल रहे हैं, है?
पकौड़ी निकाल रहे हैं, भजिया निकाल रहे हैं, वो वाला झरिया नहीं। ये झरिया राजस्थान में, ओ सॉरी माफ करना, झारखंड में एक जगह का नाम है जहां से कोयले का उत्खनन किया जाता है। और उत्खनन नगर यहाँ पर पूछा गया कि खनन नगर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया, और इसका ये राइट आंसर है। और इसको हम मिलान करेंगे इससे कि भाई ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बचा कौन सा, अभी हमने बोला था कहवा वाला रहा हुआ है। तो कहवा क्या है आपका, तो एक रोपण कृषि है। रोपण कृषि क्यों कहा गया है, क्योंकि आपका कॉफी से ही कहवा बनता है और कॉफी आपका एक रोपण कृषि हो जाता है, और इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ियां हो जाएंगी, जिसमें आपने सारी की सारी, जैसे सांस्कृतिक नगर वाराणसी, कहवा उत्पादक जो रहेगा आपका रोपण कृषि हो जाएगा। भारत की प्रथम जनगणना आपकी 1881 में हुई थी। भारत का जनघनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और खनन नगर हो जाएगा झरिया। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया। इसके अलावा हम 5 और लेके आए हुए यहाँ पर आपको सही जोड़ियां, जो हमें पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते, दूसरा वाला रहेगा। अब देखिए जरा, भौगोलिक सूचना स्रोत। अब भौगोलिक सूचना स्रोत की बात की गई है कि भाई इसमें भौगोलिक सूचना स्रोत में कौन देता है, भौगोलिक से तात्पर्य आपका अब मैप वगैरह की बात की जा रही है कि मैप वगैरह की जानकारी हमें देगा कौन, कौन दे सकता है हमको। तो हम सब जानते हैं कि भाई इन सब में से यदि बात की जाए कि भाई जो भौगोलिक संरचना या भौगोलिक चीजों की हमें जो जानकारी दे सकता है या देता है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो कहां गया, वाला भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या होने वाला है, भौगोलिक सूचना का जो स्रोत रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा। तो हम इसमें राइट आंसर लगाएंगे भौगोलिक सूचना का स्रोत प्राथमिक क्रियाएं या कृषि उपग्रह या यात्रियों का विवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रियों का विवरण, यानी कि हम भौगोलिक सूचना के स्रोत से यात्रियों के विवरण की बात करते हैं, जैसे कि आपका जनघनत्व, जैसे कि आपका कितने एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, कहाँ का लिंगानुपात कितना है, ये सारी जानकारी यात्रियों का विवरण के अनुसार हमें प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विकसित देश की बात की गई कि विकसित देश में हमें क्या देखने को मिल जाएगा। तो विकसित देश की यदि मैं बात करूं कि विकसित देश में क्या मिलेगा हमको सबसे कम, तो हम जानते हैं भाई कि विकसित देश में मृत्यु दर कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि सुविधाएं ज्यादा होंगी। अब सुविधाएं जिस जगह ज्यादा रहेंगी तो वहां पर मृत्यु दर हमें कम देखने को मिल जाएगी। मान लो किसी भी प्रकार से कोई बीमारी किसी को हो गई है, अब बीमारी अगर किसी को हो गई है तो उसका इलाज के लिए अगर बहुत अच्छी वहां पर सुविधाएं हैं, डॉक्टर हैं, फैसिलिटी है, मेडिकल्स हैं, तो फिर वहां के लिए मृत्यु दर कम हो जाएगी। और यही होता है विकसित देश का सबसे बड़ा नियम कि भाई किसी भी देश में अगर विकसित देश है तो मृत्यु दर वहां को हमें कम देखने को मिल जाएगी। यानी कि ऑप्शन इसका ये हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। अब आइए जरा तीसरा देखें, कृषि। कृषि की बात करेंगे, कृषि है क्या इनमें से, तो हम सब जानते हैं कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है। तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 का ऑप्शन हो जाएगा। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। उसके बाद आएंगे अंतरराष्ट्रीय संचार। अब अंतरराष्ट्रीय संचार की यदि बात की जाए कि अंतरराष्ट्रीय संचार कैसे होता है, तो कृत्रिम उपग्रह के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कृत्रिम उपग्रह के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संचार हमें देखने को मिल जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैसे मान लीजिए कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे जानना है कि आज कि भाई जो भारत है, भारत से लगे हुए जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसकी स्थिति या उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक लगती है, तो मैं तुरंत अभी मैप खोलूंगा और मैप में उसकी बाउंड्री देख लूंगा। ये है आपका क्या, अंतरराष्ट्रीय संचार की बात की जा रही है। तो जो कहाँ से होगा आपका, ये हो जाएगा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से संपन्न हुआ है। अब आगे देखेंगे, रहेगा आपका आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आपका सबसे बड़ा किस प्रकार से हम देखने को मिल सकता है, तो हम बात करेंगे कि आपका इसका आंसर हो जाएगा श्रम संगठन द्वारा। यदि किसी भी देश का श्रम संगठन बहुत स्ट्रांग है तो वहां का आर्थिक विकास उच्च रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरे नंबर की या पार्ट 2 में भी हमने सही जोड़ियां देख ली। इसका पार्ट 2 है, ये लिखा हुआ है और यहाँ पर 2। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो हमने सही जोड़ियां और बहु विकल्प क्वेश्चन या सही विकल्प क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आइए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इनके आंसर हमें देने हैं, इनके उत्तर हमें बताने हैं कि भाई इसके उत्तर क्या होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोई 2 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए या कोई रेशेदार फसलें बताइए। अब रेशेदार फसलें से तात्पर्य जिनसे रेशा निकाला जाता है, जिनसे धागा निकाला जाता है, या फिर मान लीजिए कि जिनसे हम किसी प्रकार के वस्त्रों का या किसी प्रकार के आवरण का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी 2 फसलें बतानी है हमको जो रेशेदार फसल रहेंगी। तो नो डाउट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कपास। पहला तो हो जाएगा कपास, कपास रेशा है क्योंकि, और दूसरा हो जाएगा जूट। दूसरा आंसर हो जाएगा इसका जूट। तो दोनों यह
कैसी फसलें हैं, तो रेशेदार फसलें। तो इसका आंसर ये रहा। अगला देखेंगे वर्तमान प्रतिभूमि क्या है, यानी कि हम किसे बोलेंगे कि वर्तमान प्रतिभूमि रहेगी। तो ऐसी भूमि, या हम बात करें कि ऐसी जमीन जो क्या हो सकती है कि कुछ दिनों के लिए क्या रहे, या एक से अधिक वर्ष के लिए, एक या एक से 3 वर्ष के लिए खाली पड़ी रहे जमीन को हम प्रतिभूमि कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक या एक से अधिक वर्ष तक खाली पड़ी उपजाऊ, ये जरूर लिखना है क्योंकि उपजाऊ भूमि के लिए रहता है। उपजाऊ भूमि को वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है, वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाएगा, वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है, भूमि कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रवास किसे कहा जाता है। तो नो डाउट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। प्रवास किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरी जगह की गई यात्रा को प्रवास कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। तो यहां लिखेंगे हम कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा को प्रवास कहा जाता है, प्रवास कहते हैं। अब ये यात्रा निश्चित मानिए आपकी ये स्थायी यात्रा नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए वह वहां पर रहते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, तो वो होता है आपका प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं एशिया का जन घनत्व कितना आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें एशिया की यदि बात करूं तो इसमें रहेगा आपका 186 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये एशिया का जनसंख्या घनत्व है। एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 186 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था। अब 2011 की जनगणना की बात की जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताएं कि कौन से राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। गोवा में क्या करती थी, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी, नगरीय जनसंख्या। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु चला जाएगा। आगे देखेंगे पांडिचेरी चला जाएगा, सॉरी माफ करना। आगे देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करी गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यहां पर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा हो जाएगा आपका, सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा आपका, सॉरी माफ करना पीटर्सबर्ग हो जाएगा, पीटर्सबर्ग। ये यहाँ का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर लोहे का अत्यधिक उत्खनन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक शब्द में उत्तर हो गए आपके। अगला देखिए जरा पार्ट 2 देखेंगे हम, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और लेके आए हुए 6 क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिमाण लिखिए, यानी कि कौन सी वर्ष में जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज्यादा खराब परिमाण हमें देखने को मिला हुआ था। तो देखिए सबसे खराब परिमाण की यदि मैं बात करूं कि कहां पर हमें देखने को मिल गया था, तो वो देखेंगे हम संसाधनों की कमी और बेरोजगारी से जनसंख्या का सबसे खराब परिमाण हमें देखने को मिल जाएगा। किससे हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या, सॉरी माफ करना, संसाधनों की कमी और बेरोजगारी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिमाण है तो वो है कि संसाधनों की कमी और बेरोजगारी, इससे सबसे खराब परिमाण हमें देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन
भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? तो हम सब जानते हैं कि भोपाल की यदि बात की जा रही है कि भोपाल किस प्रकार का नगर है, तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और यह एक प्रशासनिक नगर है। प्रशासनिक नगर। कैसा नगर हो जाएगा? प्रशासनिक नगर है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार बैठती है। मध्य प्रदेश का सरकार है तो सरकार मतलब प्रशासन, प्रशासनिक नगर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? अब सुनहरा से तात्पर्य है कि सुनहरा मतलब गोल्डन की बात की जा रही है कि भाई गोल्डन या सुनहरा रेशा किस एक रेशे को कहा जाता है, किस एक फसल को कहा जाता है या कृषि को कहा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो भाई जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जूट कैसा होता है? गोल्डन होता है, जूट राइट आंसर। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? अब जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान पूछा गया विश्व में, कि विश्व में कौन सा स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन यहां पूछा गया, यही समझिए 2011 की जनगणना अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम 121 करोड़ थे, मतलब कि दूसरे नंबर पे आते थे, पहले नंबर पे चाइना। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि भाई हम दूसरे नंबर पर थे, यानी दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर। ठीक है, प्रथम पर यदि बात करी जाए कि प्रथम क्या था, तो प्रथम था चीन 2011 की जनगणना अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात की जा रही है। अगला देखेंगे, सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? मतलब कि ऐसा विकास जो सतत पोषणीय विकास है उसमें या उसका उद्देश्य क्या रखा गया था? तो उसका उद्देश्य रखा गया था कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान विकास करना, यानी कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर विकास करना, मतलब कि विकास करना, ऐसा कि यदि हम ऐसे कुछ काम करें, ऐसा सतत पोषणीय विकास करें जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े, और हम ऐसे विकास को उद्देश्य करके इसमें क्या करेंगे? तो विकास करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। नो डाउट हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य होता है। इसके दूसरे नाम की यदि मैं बात करूं, पहला मध्य प्रदेश सोया स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है, टाइगर स्टेट, वन स्टेट, नदियों का मायका, ये सारे नाम, या हीरा प्रदेश भी किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये इसके अलग नाम या अन्य नाम हो जाते हैं। अब आगे देख लीजिए, अब आगे आएंगे आपके सत्य असत्य पे आ जाइए। पार्ट 1 में देखेंगे सत्य असत्य की, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य होने वाला है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, पहला वाला क्वेश्चन देख लेते कि बताइए भाई सत्य असत्य में कौन सा क्या रहने वाला है। तो पहला, गन्ना खाद्यान्न फसल है। अब इसमें देखो जरा, सबसे पहले देखेंगे कि हमें खाद्यान्न फसल, व्यापारिक फसल, रोपड़, सॉरी आपकी नगदी फसल, इन चीजों के बारे में मालूम, या वन फसल, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन किया गया है कि बताइए जरा कि जो गन्ना है वो एक खाद्यान्न फसल है? बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। फिर कैसी फसल है? तो यह एक व्यापारिक फसल है। कैसी फसल हो जाएगी? व्यापार, सीधा काटते हैं, हम इसे सीधा बेच देते, तो ये व्यापार फसल हो जाएगी। अगला रहेगा आपका कि जल अचक्रीय संसाधन है। जल जो है वो क्या, उसका हम चक्रण नहीं कर सकते, मतलब कि अचक्रीय संसाधन है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा भैया असत्य, क्योंकि जल एक चक्रीय संसाधन है। तो इसका आंसर भी क्या है? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि भाई जल तो एक चक्रीय संसाधन है। दोबारा इसको, क्योंकि जैसे गिरता है भाप बनता है, दोबारा उड़ जाता है, फिर से बरसता है, फिर से गिरता है, फिर से भाप बनता है, फिर से, तो इसका चक्रण होता रहता है। जबकि यहाँ पर लिखा है कि अचक्रीय, तो अचक्रीय ना होकर चक्रीय, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। अभ्रक को भूरा हीरा भी कहा जाता है। अभ्रक को क्या कहा जाता है? भूरा हीरा कहा जाता है। तो नहीं कहा जाता है भूरा हीरा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाता है, क्योंकि लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को बोला जाता है भूरा हीरा, ना कि किसको कहा जाता है? तो अभ्रक को कहा जाता है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। अब देखो जरा, यहां पूछा गया है कि मुंबई जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है क्या, जो कि अपने आप बनाते हो? तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, क्योंकि मुंबई बंदरगाह जो शहर है वो आपका एक प्राकृतिक टापुओं पर, 7 टापुओं पर बसा था, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। ये क्या है भाई? सत्य। ये 7 टापुओं पर बसा था,
7 टापुओं पर जो कि प्राकृतिक थे, कैसे थे, अपने आप बने हुए होते थे। अगला क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। बिल्कुल गलत, क्योंकि कृष्णा नदी कलकत्ता तक जाती नहीं है, पश्चिम बंगाल में जाती नहीं, ये तो आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होते हुए कहाँ जाती, ओ सॉरी, आंध्र प्रदेश में होते हुए कहाँ निकल जाती है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। तो कहाँ पर, तो हुगली नदी पर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा कि भाई ये हुगली पे ना कि कृष्णा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये हुगली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। जो सूखा संभावित क्षेत्र की बात की जा रही है, ये कब हुई थी इसकी शुरुआत, तो भैया सूखा संभावित क्षेत्र की जो शुरुआत हुई थी छठी शताब्दी में नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य है। तो फिर कब हुई थी सूखा संभावित क्षेत्र की या क्षेत्र कार्यक्रम की जो विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो हम सब जानते हैं भैया कि ये जो शुरुआत की गई थी, ये जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी आपकी कितनी में, तो चौथी पंचवर्षीय में। कौन सी पंचवर्षीय थी, चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, चौथी पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय योजना, योजना, ठीक है, ना कि कौन सी थी आपकी छठवीं हुआ करती थी, छठवीं था, हाँ छठी, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, तो ये समझ लिया आपने। अब आगे देखेंगे, पार्ट 2 देख लेते हैं। इसमें पूछेंगे, ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर है नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो बिल्कुल माने जाते हैं। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, ये हम पहला ऑब्जेक्ट देख के आए थे, तो जनक माने जाते हैं, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया ये सत्य है, इसको हम सत्य लगा देंगे। अगला, उच्च जन्म दर होने पर लिंग अनुपात बढ़ता है। अब देखो जरा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। उच्च जन्म दर होने पर लिंग अनुपात बढ़ता है, तो ये निश्चित नहीं है। लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अब जन्म दर अगर उच्च है, मान लो लड़के ही लड़के हो रहे हैं, तो काय का उसमें लिंगानुपात बढ़ रहा है, और काय का लिंगानुपात उसमें किसी प्रकार का हो रहा है, तो घट जाएगा ना कि बढ़ेगा। इसमें क्या लिखा है, उच्च जन्म दर होने पर लिंगानुपात बढ़ता है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भैया नहीं बढ़ता है, ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि इसमें मान लो लड़के ही लड़के हो रहे हैं, यानी कि पुरुष ही हो रहे हैं, तो पुरुष में लिंगानुपात कैसे बढ़ रहा है, लिंगानुपात बढ़ता है महिलाओं की तरफ से, महिलाओं की संख्या कितनी होती जा रही, जबकि इसमें बताया कि उच्च नंबर होने पर लिंगानुपात बढ़ जाता है, तो बिल्कुल नहीं बढ़ता, ये निश्चित होता ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। गांव संस्कृति का आधार है। गांव क्या है, संस्कृति का आधार है, और ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ये सत्य है। गांव में ही केवल संस्कृति बची है, शहरों में तो सबने बेच खाई, मतलब बेच खाई से तात्पर्य है क्यों है, बची ही नहीं है संस्कृति, भूल गए हैं कि क्या करना होता है क्या नहीं। हमारे समय से तात्पर्य कि भाई हमारे पूर्वजों के समय की यदि बात करें, जो हमारे पूर्वज रहे हों, दादा दादी रहे हों, उनके समय की यदि बात करें, त्योहारों की, उनके समय की यदि बात की जाए, किसी प्रकार के रहवे की या रहाने की, तो सब पहनावे की, हर एक चीज़ आपको गांव में आज भी वैसी देखने को मिल जाएगी। आदर सम्मान सत्कार हर एक चीज़ है, परंतु शहरों में अब नहीं है। तो गांव संस्कृति का आधार है, और ये सत्य है। अगला क्वेश्चन, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। अरे भाई, आवश्यक नहीं है क्या, आवश्यक है, क्योंकि खनिज संसाधनों का यदि हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बताएंगे कि ऐसा होता था हीरा, ऐसा होता था पेट्रोल है। अब पेट्रोल दिन दहाड़े एकदम लगे हुए बिना मतलब के घूमने फिरने, बाइक में डलवाया और यूं चल रहे हैं। आएगी पीढ़ी तो कहेगी हमारे दादा ने फूंक दिया, उनको बार बार जाना होता था, इधर के उधर उधर के इधर, घूमने से मतलब ही नहीं था। तो संसाधनों का, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, ये गलत है, यानी कि आवश्यक है, इसलिए आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि भाई संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य, क्योंकि इसमें नहीं लगा है, जबकि होना चाहिए था कि है। गेहूं कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो गेहूं कृषि है, मानव श्रम अधिक लगता है, नहीं लगता है भैया, इसमें कम लगता है, किसकी अपेक्षा, चावल और अन्य कृषि की, तो इसमें हो जाएगा ये असत्य, क्योंकि इसमें कम श्रम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है चावल की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता है। स्त्रियों का जो प्रवास है वो अधिक नहीं होता है, तो बिल्कुल सत्य है,
ये कैसा हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों का प्रवास बहुत कम होता है बजाय पुरुषों के। पुरुष ज़्यादा प्रवास करते हैं काम के मतलब में, काम के स्थान से या काम के सिलसिले में वो ज़्यादातर एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो पुरुषों का प्रवास ज़्यादा देखने को मिलता है, ना कि महिलाओं का प्रवास। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे आपकी ये क्लास आज खत्म हो जाती है, आपकी ये ऑब्जेक्ट की पहली क्लास रहेगी। इसके बाद मैं दूसरी क्लास भी आपको इसी चैनल पे आपको अपलोड करा दूंगा, जो भी आपको देखनी रहेगी। और ये हमारा जो टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल रहने वाला है, जो कि एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर के नाम से। यदि आप चैनल पर नए, चैनल आप पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारी जानकारियां, सारी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही एमजी क्लासेस ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, सारी की सारी आपको पीडीएफ वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सॉरी माफ कीजिए इंस्टाग्राम से जुड़िए। किसी प्रकार की क्योरी के लिए, किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन के लिए, डाउट्स के लिए आप वहाँ पर मैसेज करते हैं, मैं डायरेक्ट वहाँ पर लाइव को दे दूंगा। साथ ही आप व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको और तरह तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और ये क्लास होती है समाप्त। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और इसके बाद मैं अगला वीडियो ज़रूर अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ी कल तक आपका वीडियो मिल जाएगा, या हो सकता है कि आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आपको अपलोड हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए सभी लोग, सभी के लिए शुभकामनाएं, और अच्छे से पेपर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।